हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ इंटरनेशनल बिजनेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जानती हूँ 30th को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ही कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं 1-2 वीडियोज़ और लेके आऊँगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी बता ही देती हूँ कि मैं कौन से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की बात करेंगे और इसके अलावा मैं क्वेश्चन समझाने वाली हूँ बैरियर्स के ऊपर कि व्हाट आर द बैरियर्स टू ट्रेड, और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की विद एग्जाम्पल, जिसमें हम फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी, इसीलिए वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक भी, और लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बेसिकली, अगर मैं इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करूं तो अगर ये हमारा ग्राफ है तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होती है। मतलब ये वाला जो स्टेज होता है, ये अभी इससे भी नीचे अगर मैं बात करूँ, अगर किसी न्यू प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो नया प्रोडक्ट जब भी आता है तो वो नेगेटिव में जाता है, क्योंकि एकदम से आपका नया प्रोडक्ट आया, अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, यहाँ ग्रोथ होती है, और ये जो पीक वाला पॉइंट होता है ये मैच्योरिटी का पॉइंट होता है। और फिर एक टाइम के बाद जब लोग बोर हो जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे घटने लगती है, तो ये स्टैग्नेशन पीरियड होता है। तो इस तरीके की हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। और बात करें थ्योरी की, तो रेमंड वर्नन ने ये थ्योरी दी थी, जैसा कि देख सकते हो। इसका नाम आपको याद रखना है, रेमंड वर्नन ने ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दी थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमको बताती है ट्रेड पैटर्न्स के बारे में, कि कैसे अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, कैसे एक नया प्रोडक्ट जो है वो पूरे ट्रेड पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर देता है, कैसे वो ट्रेड पैटर्न में बदलाव ला देता है। नया प्रोडक्ट आने के बाद मार्केट में बदलाव आ जाते हैं, ट्रेड पैटर्न्स इन्फ्लुएंस होता है। तो वर्नन ने आर्ग्यू किया कि वेल्थ एंड साइज ऑफ द यूएस मार्केट गेव द यूएस फर्म एन इंसेंटिव टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट सच एज टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स। तो इन्होंने बोला कि वर्नन ने आर्ग्यू किया है कि यूएस मार्केट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो मार्केट है, उसका जो साइज, इसमें जो जितना पैसा लगा हुआ है, जितना वेल्थ है, उसने यूएस फर्म्स को एक तरीके से इंसेंटिव की तौर पे दिया है, क्या कि नए नए प्रोडक्ट्स आप डेवलप कीजिए। लाइक आप उस टाइम जब टेलीविज़न आया होगा तो एक नया प्रोडक्ट होगा। ऑटोमोबाइल्स, इंस्टेंट कैमरास जो होते हैं, इंस्टेंट कैमरास मतलब आपने फ़ोटो खींची और फोटो आपके हाथ में आ गई, राइट। फोटो कॉपियर्स, पर्सनल कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स जो है डेवलप हुए। तो फर्म का ये मानना है, इट वॉज बेटर टू कीप प्रोडक्शन फैसिलिटी क्लोज टू द मार्केट एंड टू द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। द डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट टेंड टू बी बेस्ड ऑन नॉन प्राइस फैक्टर्स, क्योंकि नए प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो नॉन प्राइस फैक्टर पे डिपेंड करती है। नॉन प्राइस का मतलब प्राइस से उसका लेना देना नहीं है। फ़ोन्स आए, फ़ोन महंगे थे, स्मार्टफोन जब आए तो हमें स्मार्टफोन चाहिए, हम प्राइस इतना मैटर नहीं करता, हमें नई चीज़ चाहिए, नया प्रोडक्ट चाहिए। तो नॉन प्राइस फैक्टर्स के बेस पर होते हैं नए प्रोडक्ट जो भी आते हैं। फर्म जो है वो रिलेटिवली हाई प्राइस भी चार्ज कर सकती है नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि एकदम से अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आती है और उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपकी ही फर्म या कुछ फर्म ही उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो हाई प्राइजेस भी चार्ज किए जा सकते हैं। और एज द प्रोडक्ट बिकम मोर स्टैंडर्डाइज द प्राइस बिकम द मेन कॉम्पिटिटिव वेपन। जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा लोग भी कंपनीज बनाने लग जाती हैं और तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपको फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ही अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज़ होती है, फर्म प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी सेटअप करती जाती है। प्रोडक्शन फैसिलिटी मतलब एक जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो,
ठीक है, वो जगह प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करती है अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी एडवांटेज मिले, क्योंकि जब हम बल्क में, जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ाते चले जाओगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाते चले जाओगे, तो आपका प्रोडक्शन मास में होगा, और जब मास प्रोडक्शन होता है तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसा होने लगा जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और ज़्यादा हम ब्रांचेस खोल लेते हैं अपने प्रोडक्शन की। जैसे इन्होंने बोला कि ज़ीरोक्स मतलब फ़ोटोकॉपी, है ना, ज़ीरोक्स इंट्रोड्यूस हुआ, और एंड देन सेटअप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन जापान, ग्रेट ब्रिटेन में भी इसकी प्रोडक्शन होने लगी। तो इट बिकेन टू स्विच प्रोडक्शन टू डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे फिर ये जो है और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इसका प्रोडक्शन होने लगा, लाइक सिंगापुर, थाईलैंड में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ये कंसीडर करती है कि टू बी एन एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न, कि इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड इकनॉमी का इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब वर्ल्ड इकनॉमी एक साथ जुड़ रही हैं, सारे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अ नंबर, नए प्रोडक्ट्स के जो नंबर है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, नई नई इनोवेशंस होती चली जा रही हैं, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। तो अब इन्होंने बोला वेयर द मिक्स ऑफ फैक्टर, कॉस्ट एंड स्किल इज़ मोस्ट फेवरेबल, मतलब जितने ज़्यादा फैक्टर्स की कॉस्ट होगी या स्किल्स जो रिक्वायर्ड रहेंगी वो ज़्यादा फेवरेबल रहती हैं उसके लिए। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कुछ क्रिटिसिज्म भी है। इन्होंने बोला कि हम जानते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया, लेकिन कुछ इसकी क्रिटिक्स भी हैं, कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं जो की हैं लोगों ने। जैसे कि बोला कि देयर इज़ नो सेट अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोडक्ट मस्ट स्टे इन एनी स्टेज, मतलब हमें नहीं पता कि कौन से स्टेज पर, जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन स्टेज है, मतलब अभी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, ये ग्रो स्टेज है, फिर एक पीक पे आके मैच्योरिटी हो जाती है, फिर वो डाउनफॉल हो जाता है, जिसको हम रिसेशन या स्टैग्नेशन ये सब बोलते हैं, मंदी आ जाती है। तो अब इन्होंने पहला जो क्रिटिसिज्म पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि हमें नहीं पता कि कौन से स्टेज पे वो प्रोडक्ट कितने टाइम तक टिकेगा, कि ग्रोथ स्टेज पे कितने टाइम तक चलेगा, कि अब इसकी ग्रोथ स्टेज है या मैच्योरिटी स्टेज कब तक है ना। तो देयर इज़ नो सेट अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोडक्ट मस्ट स्टे इन एनी स्टेज, ईच प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट, हर प्रोडक्ट अलग होता है और हर स्टेज से वो गुजरता है डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमको ये प्रोवाइड नहीं करता, एक अमाउंट सेट ऑफ टाइम हमें नहीं देता। उसके बाद थ्योरी कैन लीड टू एन ओवर एम्फसाइजेज ऑन न्यू प्रोडक्ट, ये थ्योरी नए प्रोडक्ट रिलीज पर ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा जोर देती है, और वो भी मैच्योर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर एक तरीके से, क्योंकि आपकी ही कंपनी और प्रोडक्ट्स भी बना रही है, फिर आप नए प्रोडक्ट भी बना रहे हो, तो जिस प्रोडक्ट से आप कमा रहे हो, जो आपका मैच्योरिटी स्टेज पे प्रोडक्ट है, जिस पे आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, उसके एक्सपेंस से आप नए प्रोडक्ट पर ज़्यादा जोर लगाते हो, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है ना। लेकिन इनफैक्ट द ग्रेटर प्रॉफिट कुड पॉसिबली बी डिराइव्ड फ्रॉम अ मैच्योर प्रोडक्ट, मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या करती है, सिर्फ नए, वो कहती है कि नए प्रोडक्ट पे ध्यान दो, नए प्रोडक्ट बनाओ, नए प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं इस चीज़ का, जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो ऑलरेडी मैच्योर प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। इस बात पे ये फोकस नहीं करती कि आप अगर अपने मैच्योर प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी काम कर लो, उसको और इम्प्रूव कर लो, तो आपका वो मैच्योर प्रोडक्ट भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सकता है। तो हम इस चीज़ पे तो फोकस करते नहीं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी तो हमको कहती है कि नया प्रोडक्ट बनाओ, रिलीज़ करो, दैट्स इट। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है। नंबर थर्ड, ये थ्योरी जोर डालती है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे, बजाय कि लार्जर ब्रांड्स पर ध्यान नहीं देती, कहती है इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स बनाओ, मतलब प्रोडक्ट पे बेसिकली इसका फोकस रहता है। थ्योरी जो है वो एडिक्वेटली अकाउंट फॉर प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, री इन्वेंशन पे भी ये फोकस नहीं करती। तो ये सारा इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है बैरियर्स के ऊपर, व्हाट आर दी बैरियर्स टू ट्रेड। बैरियर्स मतलब बाधाएं, हमारे व्यापार में बाधाएं आ रही हैं। अब वो बाधाएं टैरिफ वे में भी हो सकती हैं, टैरिफ का मतलब टैक्स वाली बैरियर्स, और नॉन टैरिफ मतलब टैक्स के अलावा जो बैरियर्स होते हैं, पैसों के अलावा जो बैरियर्स होते हैं,
टैक्स मतलब आपको पैसा देना है, ड्यूटीज चुकानी है, टैक्सेस पे करने हैं। नॉन टैरिफ का मतलब टैक्स के अलावा जो बैरियर्स होते हैं। तो इस बात करूँ बैरियर्स टू ट्रेड की, तो ट्रेड बैरियर क्या है, एक तरीके से सरकार ये लगाती है। लाइक आप किसी कंट्री में अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो आपके देश की कंट्री, आपके देश की गवर्नमेंट भी लगा सकती है वो बैरियर, और जिस देश में आप अपना माल भेज रहे हो या माल मंगवा रहे हो वो भी वहाँ की भी देश की गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बैरियर लगा सकती है। तो ट्रेड बैरियर क्या है, गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है हमारे फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। और मोस्ट कॉमन जो बैरियर है वो टैरिफ टैक्स ही बोला जाता है कि अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगाते हो, इंपोर्ट करते हो, तो टैरिफ लगता है, टैक्स भरना पड़ता है। तो टैरिफ क्या है, टैक्स ऑन इम्पोर्ट है। जो आपने बाहर से माल मंगाया, अपने देश में इंपोर्ट कराया, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जिससे आपके गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है और कंज्यूमर को वो बढ़ा हुआ प्राइस ही पे करना होता है उस प्रोडक्ट के लिए। और जो अदर बैरियर्स होते हैं, मतलब टैक्स के अलावा जो बैरियर होते हैं वो होते हैं कोटा, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और नॉन टैरिफ के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैरिफ की अच्छे से। तो टैरिफ क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जब आप करते हो तो ये टैक्स आपको पे करना होता है। ये आपके इम्पोर्टेड गुड में कॉस्ट को ऐड कर देता है। और अगर मैं बात करूँ टैरिफ क्या है, ऑफन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। भाई हम क्यों, ये मैंने आपको ड्यूटीज़ वाले चैप्टर में भी कराया था एक बारी, जो जीएसटी में हमारी ड्यूटीज़ थी ना, एडिशनल ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वो सारा इसी से रिलेटेड है, वो यही है एक तरीके से। तो टैरिफ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। स्पेशल टैरिफ, बेसिकली हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को बचा रहे हैं। अगर चाइना की लेबर कॉस्ट कम पड़ती है और चाइना सस्ता माल बना के यहाँ बेचने लग जाएगी, तो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सारा दिक्कत है। तो इसीलिए सरकार ड्यूटी लगा देती है कि भाई जितना प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पे बेचना पड़ेगा, इससे कम में आप बेचोगे तो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी अपना फिर प्राइस कम करना पड़ेगा ड्यू टू कंपटीशन। तो इससे क्या हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को का नुकसान है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है, ताकि वो कंपनीज भी उसी प्रिवेलिंग रेट पर ही बेचें। स्पेसिफिक टैरिफ होता है और एड वेलोरिम टैरिफ भी होता है। तो स्पेसिफिक टैरिफ की बात करूं, ये एक तरीके का फिक्स चार्ज होता है जो कि लगना ही लगना है। एड वेलोरिम की अगर मैं बात करूं तो ये लिवाइड होता है, लेवी होता है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब एक तरीके से प्रोपोर्शन वे में हम इसको लगाते हैं, ठीक है, वही। और बात करें नॉन टैरिफ बैरियर्स की, तो ये कैसा है, ये भी एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है जो कि गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट अपने लॉ, अपने रेगुलेशन, अपनी पॉलिसी लगाती है, कंडीशन, कुछ प्रोहिबिशंस लगा देती है कि भाई हमें जो है स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट और टू मेक डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड कॉस्टली हो जाता है। लाइक हम, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो हम हो सकता है हमारी देश की गवर्नमेंट कहे कि इस कंट्री से हमारा कोई व्यापार नहीं होगा, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी, हमारी गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया कि हम पर्टिकुलर कंट्री से कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये क्या है, एक पॉलिसी है, इसको ही हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, लाइक इंपोर्ट बैन्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सरकार ने बैन लगा रखा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसका एक स्पेसिफिक कोटा होगा, इससे ज़्यादा लिमिट में आप नहीं मंगा सकते, या ऐसा कुछ भी होता है। अनजस्टिफाइड सैनिटरी कंडीशन, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी हमारे बैरियर्स होते हैं कुछ ऐसी, है ना। और फॉल इन टैरिफ बैरियर इन द रिसेंट डीके हैज़ बीन अकम्पनीड बाय अ राइज इन नॉन टैरिफ बैरियर। अब देखो, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होना चाहिए, इसीलिए हमारी सरकार ने क्या किया, टैरिफ बैरियर को तो कम कर दिया है, ड्यूटीज़ को तो कम कर दिया है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो बढ़ गया है। जैसे कि सब्सिडीज़ हो गया और कोटाज, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। तो ये सारा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, क्या होता है सब्सिडी, क्या होता है कोटा, ये सब हम पढ़ते हैं। सब्सिडी देखो पता ही है हमें
कि सरकार किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है ना। सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट होना चाहिए, हमारे देश से बन के बाहर देश जाना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन यहाँ बन रही है और बाहर बिक रही है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है, कैश में भी दे सकती है, लो इंटरेस्ट लोन के फॉर्म में भी दे सकती है, टैक्स ब्रेक्स या अदर फॉर्म्स में भी वो दे सकती है सब्सिडी। तो इस तरीके की सब्सिडी दी जाती है। इंपोर्ट कोटास की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्टिंग कंट्री के द्वारा। इंपोर्टिंग मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया में वो माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है डायरेक्टली कि भाई इस पर्टिकुलर गुड की इस क्वांटिटी से ज़्यादा अमाउंट हमारे देश में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। कोई प्रोडक्ट लिया, सरकार ने कहा कि इतनी क्वांटिटी में हो सकता है, इसके ऊपर आप क्वांटिटी में हमारे देश में ये प्रोडक्ट नहीं भेज सकते या नहीं मंगवा सकते। ये होता है कोटा। कोटा मतलब लिमिट। वॉल्यूंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक कोटा है, ट्रेड है, जो कोटा है जो ट्रेड इम्पोज किया जाता है एक्सपोर्टिंग कंट्री की साइड से। ये एक्सपोर्टिंग कंट्री करती है। एक्सपोर्टिंग कंट्री मतलब जो अपने देश से माल भेज रही है उस कंट्री से लगता है। इंपोर्ट कोटा इंपोर्ट कंट्री लगाती है, मतलब जो इंपोर्ट करवा रही है अपने देश में, और एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगी। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात करो तो ये भी रिक्वायरमेंट है, सम स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ ए गुड टू बी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, कि भाई ये एक तरीके की रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई ये गुड जो है हमारे डोमेस्टिकली ही बनाया जाना चाहिए। और बाकी ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि भाई हमें फ़ॉरेन का कंपटीशन को लिमिट करना है, हम नहीं चाहते कि फ़ॉरेन की कंपनीज आएँ और वही अपना प्रोडक्ट बेचे चले जाएँ। तो ये तरीका है। अगर मैं बात करूँ टैरिफ और नॉन टैरिफ में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का ही पर्पस जो है वो सेम है, रिस्ट्रिक्शन लगाना। लेकिन टैरिफ बैरियर ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रिवेन्यू मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो ऐसा नहीं करता, वो रिवेन्यू कुछ नहीं करता। इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट कोटा जो है इसके कुछ एग्जाम्पल है नॉन टैरिफ बैरियर्स के। इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब कि आप अगर कोई चीज़ मंगा रहे हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए उस चीज़ का, और लाइसेंस कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है। रिस्ट्रिक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट कोटा की अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, एक तरीके की लिमिट होती है कि आप कोई पर्टिकुलर गुड इतनी ही क्वांटिटी में मंगा सकते हो बाहर से, इससे अलावा सरकार आपको मंजूरी नहीं देती है। तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं और फिल्म सी ग्राउंड पे बेस्ड होते हैं, और इससे लॉस भी हो जाता है। तो टैरिफ बैरियर आर मोर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। टैरिफ बैरियर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि हमें पता है भाई इतना टैक्स तो हमें पे करना ही करना है, तो दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, राइट। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? एक तरीके का यूनिफिकेशन है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, है ना। हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, है ना, 28 स्टेट्स हैं टोटल। तो अब इकोनॉमिक पॉलिसी सबकी यूनिफिकेशन होना चाहिए, मतलब सबकी सेम होनी चाहिए, राइट। और थ्रू द पार्शियल और फुल एबोलिशन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड टेकिंग प्लेस अमंग देम प्रायर टू देयर इंटीग्रेशन। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एबोलिशन का मतलब किसी को बंद कर देना एक तरीके से, या तो पार्शियली कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो, या पूरी तरीके से उसको बंद कर सकते हो। किसकी बात हो रही है? टैरिफ और नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। या तो सरकार चाहती है, किसी स्टेट की सरकार चाहती है कि भाई रिस्ट्रिक्शन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल बंद कर देती है। लेकिन है ना, तो ऐसे बहुत सारी स्टेट्स करती हैं। तो अब रिस्ट्रिक्शन जितने ज़्यादा कम होंगे उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा भाई अच्छा व्यापार होगा तो पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का? कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोअर प्राइस हों और कंज्यूमर्स को लो प्राइस में गुड्स मिलें, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक अटेम्प्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक गेन्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है अच्छे से हो। तो अब इसके कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन। सबसे पहले बात करेंगे फ्री ट्रेड एरिया की। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है? जो बैरियर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, उसको हटा दिया जाता है। मेंबर कंट्री मतलब
जैसे अब इन्होंने बोला एग्जाम्पल के साथ कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको आप एफ्टा बोलते हो, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। इसमें हमारी चार कंट्रीज थी, जिसका नाम है नॉर्वे, आइसलैंड, और ये बड़ा अजीब सा नाम है, क्या नाम है ये, लाइस्टेनस्टीन जो भी है, और एक स्विट्ज़रलैंड। तो ये चार कंट्रीज़ ने ये मिलकर ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया था 1960 में, जिसने फ्री ट्रेड पर एम्फसाइज डाला था कि भाई अगर इन कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो फ्रीली होना चाहिए, और हर मेंबर कंट्री अलाउ करेगी इट्स ओन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब कोई फ्री ट्रेड एरिया, मतलब आप उस कंट्री में, लाइक नॉर्वे की कंट्री जो है वो स्विट्ज़रलैंड में इजीली ट्रेड कर सकती है, आइसलैंड में इजीली ट्रेड कर सकती है। तो ये है फ्री ट्रेड एरिया का एग्जांपल। तो इन फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, जो बैरियर्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। कस्टम यूनियन की बात करूँ तो कस्टम यूनियन एलिमिनेट करता है, ये भी वही करता है, ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट कर रहा है, बंद कर रहा है, रिमूव कर रहा है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, और एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। और एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें हम रिक्वायर्ड रहता है कि भाई सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ज़रूरत है। लाइक इन्होंने एग्जांपल भी दिया, एक एंडियन पैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें उन्होंने 5 to 20% कॉमन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कॉमन मार्केट की, तो नेक्स्ट लेवल है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, और ये भी कस्टम यूनियन की तरह है, लेकिन कॉमन मार्केट जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी अलाउ करती है कि वो भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्या होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो कॉमन मार्केट अलाउ करता है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। लाइक इंडिया में कोई कंट्री है इंडिया में कोई प्रोड्यूसर है जिसको कोई गुड बनाना है और वो बाहर बेचना है, और कुछ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो इंडिया में नहीं मिलता, तो बाहर से हम इजीली मंगा सकें, राइट। तो ये एक एग्जांपल है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी फ्रीली मूव कर सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में, और लेबर एंड कैपिटल आर फ्री टू मूव बिकॉज देयर आर नो इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ इमिग्रेशन। भाई लेबर और कैपिटल भी इजीली मूव कर पाएँ। और कॉमन मार्केट डिमांड करता है कि एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ हार्मनी रहे, कोऑपरेशन रहे पॉलिसीज़ में। और एग्जांपल भी दिया इन्होंने, मर्कोज़र साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ने ये इस्टेब्लिश किया है, एक साउदर्न कॉमन मार्केट बनाई है, जिसमें वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी फ्रीली मूव होते हैं, साथ में गुड्स भी मूव होते हैं फ्रीली। इकोनॉमिक यूनियन की बात करूँ तो इकोनॉमिक यूनियन रिक्वायर इवन क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन देन अ कॉमन मार्केट इन एडिशन टू फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें इन दोनों का एडिशन तो है ही कि प्रोडक्ट्स का फ्लो भी होना चाहिए, प्रोडक्शन के फैक्टर्स का भी फ्लो होना चाहिए, साथ में एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी भी होनी चाहिए, और साथ में कॉमन करेंसी भी होनी चाहिए। कॉमन करेंसी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूरोपियन यूनियन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं यूरोप की, वहाँ पे सिर्फ एक ही करेंसी चलती है जिसका नाम है यूरो, है ना। यूरोपियन यूनियन उसी को कहा जाता है कि यूरो चलता है वहाँ पे। है अलग अलग कंट्रीज़, लेकिन यूरो, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन की मेंबर है, तो वो यूरो एक सिंगल एक कॉमन करेंसी सर्कुलेट करती है। पॉलिटिकल यूनियन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल यूनियन भी एक लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ अटेम्प्ट है, जिसमें हम एक सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इकोनॉमिक, सोशल एंड फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करता है मेंबर कंट्रीज़ के बीच की। और यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड करता है एक सूटेबल एग्जांपल पॉलिटिकल यूनियन का, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं जो कि इफेक्टिवली कंबाइन होती हैं एक सिंगल नेशन में, है ना। हम बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे स्टेट्स तो हैं इंडिया की काफ़ी है, मैक्सिको है, कनाडा है, लेकिन वो यूएस के अंडर ही काउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये एक एग्जांपल है पॉलिटिकल यूनियन का। नाउ अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मैक्रो लेवल कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। मैक्रो मतलब जो इंडिया के लेवल पे है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे बोल सकते हैं हम इसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो कि हमें इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाता है फॉरेन एक्सचेंज का। भाई हमारी कंट्री में कितना बाहर पैसा गया देशों में और कितना बाहर से हमारी कंट्री में आया, राइट। तो ये
बेस्ड होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट के ही बेस पे, जो कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री वाला, उसी पे ही बेस्ड होता है, जिसमें क्रेडिट साइड शो करती है रिसिप्ट कि कितना आया फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में, और डेबिट साइड शो करती है पेमेंट कि कितना गया हमारे देश से बाहर पैसा। अगेन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को हम दो हेड्स में डिवाइड करते हैं, जिसका नाम है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है, जो हमें दिखाता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का फ्लो, और ये बताता है सिर्फ गुड्स के बारे में और इनविजिबल्स के बारे में। और गुड इनविजिबल्स इन द सेंस हमारे हो सकते हैं कि नेट अर्निंग्स, इसका भी अभी एग्जांपल देंगे। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बीओपी स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है, जो कि फॉरेन लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग फंड के फ्लो के बारे में बताता है। तो जब करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है वो बेसिकली क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर की जाती है, मतलब करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड से जब कंपेयर किया जाता है, तो जो करंट अकाउंट की डेबिट साइड होती है और एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, द डिफरेंस इज नोन एज द बैलेंस विच मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें मेंशन भी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आप कैसे निकालते हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे निकालते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप प्लस करते हो नेट अर्निंग्स ऑफ ऑन इनविजिबल्स के साथ। कैपिटल की बात करूँ तो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो में से आप माइनस करते हो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को, इससे आपका बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकल आता है। आउटफ्लो इन द सेंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोन्स, ये सारा। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकाला जाता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट को आप प्लस करोगे बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के साथ, साथ में कोई भी डिस्क्रिपेंसी है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो ओवरऑल बैलेंस अराइव हो जाता है, और अगर बीओपी ओवरऑल सरप्लस में जाता है यानी कि फ़ायदे में जाता है, यानी कि आपके पास पैसा ज़्यादा आया है फॉरेन एक्सचेंज से, तो हम उस पैसे को यूज़ करते हैं उधार चुकाने में, जो हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया है, आईएमएफ से लिया है। तो जो रेस्ट होता है वो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ओवरऑल बैलेंस जो है अगर वो डेफिशिएट होता है, कम होता है, तो मॉनेटरी अथॉरिटी अरेंज करती है कैपिटल फ्लो ताकि डेफिशिएट को कवर अप किया जाए, क्योंकि हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल रखना है, हमें अपने इनफ्लो और आउटफ्लो को इक्वल रखना है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।